वेलकम बैक टू बैक वेंचर्स। मैं देवेंद्र यादव आपको पढ़ा रहा था सर्वेइंग। पहला चैप्टर हमारा फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग था, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे एसएससी जेईई एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। इसका मतलब है कि अर्थ के कर्वेचर को कब कंसीडर किया जाता है। तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे में डिफरेंस के लिए अगर अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर किया जा रहा है, यानी कि जियोडेटिक सर्वे है, तो उसके लिए दो एरिया मैंने बताया था। एक तो बताया था कि 260 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा था 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है वो डी सही है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। मतलब अर्थ के कर्वेचर को किसमें कंसीडर किया जाता है। मैंने बताया था कि अर्थ के कर्वेचर को जियोडेटिक सर्वे में कंसीडर किया जाता है। प्लेन सर्वे क्या होता है, मतलब अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता है। हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, ये वाटर बॉडी से संबंधित जो भी सर्वे होता है हमारा, वो हाइड्रोग्राफिकल सर्वे कहलाता है। फोर्थ है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफी के बारे में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, अर्थ की पूरी टोपोग्राफी जानी जाती है, आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो, तो उसे हम टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। इसमें हमारा आंसर था जियोडेटिक सर्वे, क्योंकि अर्थ के कर्वेचर के बारे में पूछा था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज स्मॉलेस्ट वन। मतलब इन चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से पूछ रहा कि सबसे छोटी स्केल कौन है। तो मैंने बताया था कि स्केल बड़ी है या छोटी, इसका पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले आरएफ निकालनी पड़ेगी। तो पहले का आरएफ हम निकालेंगे तो 4 पंजे 20, यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक 1:50,000। दूसरा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1/5 लाख के आसपास। थर्ड हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ आरएफ ऑलरेडी दे रखा है। इनसे यहाँ पे पता चल रहा है कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी बी ऑप्शन की होगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाएगा, वो हमारा कहलाता है जियोडेटिक सर्वे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है कि आरएफ निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है 10 मीटर ऑन अर्थ, द रिप्रेजेंटेटिव आरएफ क्या होगा। तो मैंने बताया था कि आरएफ या स्केल एक ही चीज़ होती है। मैप यानी कि फोटो की डिस्टेंस ऊपर रहेगी, बटे अर्थ की डिस्टेंस नीचे रहेगी। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी, 1 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/1000 के आसपास, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। मतलब मैंने बताया था आपको कि सर्वेइंग के 2 ही प्रिंसिपल होते हैं। पहला तो होता है कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा होता है कि किसी अगर तीसरे पॉइंट को अगर इस्टेब्लिश करना है तो किसी 2 पॉइंट की मदद से की जाएगी। तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो कि है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दे रहा है कि 2 स्केल हैं, एक ये है एक बी है, दोनों का स्केल दे रखा है आरएफ। एक का 1/1000 है, बी का है 1/5000। पूछ रहा है कि मैप इज लार्ज स्केल, इन दोनों में से स्केल बड़ी कौन सी होगी। तो जिसकी डिनोमीटर की वैल्यू यानी कि 1/5000 है, ये ज़्यादा होगा, या फिर 1/1000 है, ये ज़्यादा होगा। यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्केल बड़ा होगा, यानी कि स्केल ए बड़ा होगा। यहाँ से हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, मैप ए इज लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू मैप बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड
कोड ऑन अर्थ सरफेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर। इसके लिए मैंने बताया था कि 10 mm लिया जाता है। 3 डाटा मैंने दिया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। जियोडेटिक सर्वे पूछ रहा है कि जियोडेटिक सर्वे किस प्रकार से प्लेन सर्वे से डिफरेंट है। मैंने बताया था आपको कि जियोडेटिक सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, जबकि प्लेन सर्वे में ऐसा नहीं है। यहाँ से हमारा ऑप्शन बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट दिखाता है, और ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव के 2 अंक तक कौन सा स्केल दिखेगा हमारा। तो जो दशमलव के 2 अंक तक दिखाएगा वो कहलाता है हमारा डायगोनल स्केल। या इसमें जो है मीटर भी दिखाया जाता है, सेंटीमीटर भी दिखाया जाता है, और डेसीमीटर भी दिखाया जाता है। तीनों यूनिट दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है कि इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल द वर्नियर इज नोन एज, मतलब अगर वर्नियर का एक खाना जो है बड़ा है मेन स्केल के एक खाने से, इस प्रकार की जो वर्नियर होती है वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है आपकी रेट्रोगेट वर्नियर। जबकि डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, एक खाना जो होता है वो छोटा होता है वर्नियर का। और 2 चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये इस पहले तो लिस्ट काउंट की वैल्यू होती है S/N, और दूसरी चीज़ डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हमारी मेन स्केल की रीडिंग बढ़ती है, जैसे कि 1, 2, 3, इसी डायरेक्शन में ही हमारी वर्नियर स्केल की भी रीडिंग बढ़ेगी। जबकि दूसरा होता है रेट्रोगेट वर्नियर में क्या होता है, मेन स्केल की रीडिंग अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, यानी कि 1, 2, 3 इधर हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वर्नियर स्केल में क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रीडिंग बढ़ेगी। अगला पॉइंट है हमारा दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफिक। मैंने बताया था कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है जिसमें वाटर बॉडी से संबंधित स्टडी किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल पूछ रहा है। तो मैंने बताया था 2 चीज़ें अभी, इसमें क्या सही होगा, 4 ऑप्शन दे रहा है। ग्रेजुएशन इंक्रीजेज इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं, ये तो रेट्रोगेट वर्नियर में होता है। स्मॉलेस्ट डिवीजन इज लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, नहीं, ये भी हमारा रेट्रोगेट वर्नियर में होता है। ग्रेजुएशन इंक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीजेज, मतलब जिस डायरेक्शन में मेन स्केल की रीडिंग बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में हमारा वर्नियर स्केल की भी रीडिंग बढ़ रही है। ये भी हमारा कहलाता है डायरेक्ट वर्नियर, जो कि ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस between the sum of interior angle of plane triangle and spherical triangle for area of triangle 195 square kilometer on the surface। मैंने बताया था 1 सेकेंड का डिफरेंस होता है कि अगर जियोडेटिक ट्रायंगल बन रहा है, यह है प्लेन ट्रायंगल, दूसरा बनता है हमारा जियोडेटिक ट्रायंगल, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है 1 सेकेंड का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 स्केल दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा लार्जेस्ट, जैसा कि मैंने पिछले बार किया था, इसका ऑलरेडी RF दे रखा है, यानी कि जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसकी स्केल उतनी ही बड़ी होगी। यहाँ से हमारा सीधे दिख रहा है, एक में अगर 500 का भाग दिया जाएगा ये ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू इन दिस थर्ड ऑप्शन। तो हमारा यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ए। अगर छोटी स्केल पूछता तो हमारा ऑप्शन हो जाता डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस्टिमेटिंग द करेक्ट एरिया फ्रॉम ए मैप ऑफ श्रंक फैक्टर, मतलब कि अगर एरिया को कंसीडर करना है तो 4 ऑप्शन दे रखा है,
श्रंक फैक्टर के फॉर्म में कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि श्रंक रेशियो क्या होता है। श्रंक लेंथ, श्रंक रेशियो, इसको हम श्रंक फैक्टर भी बोलते हैं। नहीं, श्रंक रेशियो जो होता है हमारा, वो श्रंक लेंथ होता है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। उसी प्रकार अगर हमारा एरिया के लिए रहेगा तो स्क्वायर कर दिया जाता है, अगर वॉल्यूम के लिए रहेगा तो क्यूब कर दिया जाता है। तो करेक्टेड एरिया के फॉर्म में अगर पूछ रहा है तो करेक्टेड एरिया मैप इन टर्म ऑफ ओरिजिनल स्केल, वो क्या होगी वैल्यू हमारी, वो कहलाती है, करेक्टेड एरिया अगर निकालना है, मेजर्ड एरिया अपॉन श्रंक फैक्टर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो दिख रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, डी जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज द अपर लिमिट ऑफ सर्वे एरिया फॉर यूज ऑफ प्लेन सर्वे। मतलब मैक्सिमम कितने एरिया तक प्लेन सर्वे कंसीडर किया जाता है। मैंने दो डाटा बताया था, एक तो बताया था 260, एक बताया था 195.5, जो कि इन चारों ऑप्शन में कोई नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट ऑप्शन जो हमारा मैच कर रहा है 250, वो हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्मॉलेस्ट स्केल पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सबसे छोटी स्केल कौन सी होगी, यानी कि जिसकी डिनोमीटर की वैल्यू, यानी कि 1/, में जितनी बड़ी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर ये जितनी बड़ी है उतनी ये टोटल ऑल ओवर वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ से हमारी सबसे बड़ी वैल्यू नीचे की डिनोमीटर में कौन सी है, डी ऑप्शन की है। तो हमारी जो स्मॉलेस्ट स्केल होगी वो होगी डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए सर्वेयर मेजर ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन मैप ऑफ RF of 1:100 is 60 meter, but later he found that he used wrong representative fraction of 1:50. What is the correct distance between the 2 points? मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी ने लंबाई मापी 60 मीटर, यानी कि ये जो हमारा मेजर लेंथ हो गया 60 मीटर, लेकिन उसने गलत स्केल यूज कर लिया। 1/100 की जगह उसने यूज कर लिया 1/50, यानी कि करेक्ट स्केल तो हमारा है 1:100, लेकिन उन्होंने गलत यूज कर लिया 1:50। यहाँ से हमारा करेक्ट लेंथ निकलेगा, बराबर होगा जो भी हमारा रॉन्ग स्केल है अपॉन जो भी हमारा करेक्ट स्केल है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी हमारा मेजर लेंथ है 60 से। यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1/50 अपॉन 1/100, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का, बाद में हमारी वैल्यू कट के आएगी 120 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन है डी सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप। कि पूछ रहा है कि अगर चार ऑप्शन दिए गए हैं कि किस स्केल में जो है अगर मैप श्रिंक भी कर जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो हमारा कहलाता है ग्राफिकल स्केल। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्राफिकल स्केल में हर चीज श्रिंक होगी, जो भी हमारा डायमेंशन है, चाहे लेंथ हुआ, विड्थ हुआ, सारी चीज़ें श्रिंक होंगी। इस वजह से जो है इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफ ए ग्राफिकल स्केल इज ड्रॉन ऑन द मैप and in the case shrinkage of sheet or paper occur, then the graphical scale also shrink proportionally and therefore the ratio is unaffected। मतलब ग्राफिकल स्केल में क्या होता है, जो हमारी मैप या ड्राइंग होती है, इसमें अगर जो ड्राइंग बनी है किस स्केल में बनी है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उस मैप में होता है। यानी कि अगर ये स्केल सिकुड़ेगा तो ये एरिया भी सिकुड़ेगी, जितना श्रिंकेज इसमें होगा उतना श्रिंकेज जो भी ड्राइंग हमारी है उसमें भी होगी। इस प्रकार ऑल ओवर इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन जो है ग्राफिकल स्केल सही है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्केल इन विच 3 सक्सेसिव डायमेंशन कैन बी मेजर एट टाइम इज कॉल्ड। मतलब एक समय में कम से कम 3 डायमेंशन यूज किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे ही डिस्कस किया है, डायगोनल स्केल होता है, इसमें मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर तीनों डायमेंशन यूज किए जाते हैं। प्लेन स्केल होती है, नॉर्मल कॉर्ड स्केल, इसमें एंगल मेजरमेंट करने के लिए कॉर्ड का हेल्प लिया जाता है। वर्नियर स्केल मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए जो यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड ऑन द वर्नियर स्केल if it is combined with the main scale of least count 0.5 mm, the least count of the combination required is 0.05 mm for the direct vernier। मतलब डिवीजन पता करना है इसमें। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो है वैल्यू दे रखा है कि लेंथ 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, यस की वैल्यू 0.5 mm है, जबकि हमारा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर 0.05 mm रिक्वायर्ड है। मैंने बताया था फार्मूला लिस्ट काउंट बराबर होता है एस अपान एन। तो यहाँ एन की वैल्यू पूछ रहा है, लिस्ट काउंट की वैल्यू रखेंगे और एस की वैल्यू रखेंगे। तो लिस्ट काउंट की वैल्यू हमारी 0.05 है, बराबर रखी जाएगी 0.5 अपान एन। यहाँ से हमारी एन की वैल्यू निकल के आएगी 10, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग के लिए मैंने 2 ही चीज़ बताई थी, एक तो हम होल्ड पार्ट करते हैं, दूसरा है कि अगर किसी तीसरे पॉइंट को एक्सटेब्लिश करना है तो किसी 2 पॉइंट की मदद से की जाएगी। यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए फिक्स करना है तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कम से कम बी और सी किसी 2 पॉइंट की सहायता ली जाएगी, तभी हमारा ये रियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉइंट कहलाएगा। दूसरा पॉइंट हमने बताया था वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस, ये तो हमारा सही है। पूछ रहा है नॉट करेक्ट, मेजर कंट्रोल पॉइंट आर मेजर्ड विथ लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, ये भी हमारा सही है। थर्ड पॉइंट हमारा माइनर कंट्रोल पॉइंट आर मेजर्ड विथ हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, फोर्थ है हमारा वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, जबकि मैंने बताया था कि होल टू पार्ट होता है, ना कि पार्ट टू होल। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम एरर ऑन द ड्राइंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन। मतलब अगर कोई ड्राइंग बनाई जाती है तो मैक्सिमम एरर कितना लिया जा सकता है, उससे ज़्यादा एरर कंसिडर, तो वो है हमारी वैल्यू जो है, अगर गुड ड्राफ्ट मतलब एक अच्छा ड्राफ्टमैन है तो वो 0.25 mm तक अच्छे से दिखा सकता है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्नियर स्केल इन विच 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। यानी कि वर्नियर स्केल का एक खाना छोटा है। इस केस में हमारा है ऑप्शन जो है डायरेक्ट वर्नियर सही होगा। रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है, वर्नियर खाना जो होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि एक हमारा ऑलरेडी दे रखा है कि अगर 10 सेंटीमीटर मैप पे रिप्रेजेंट करता है 20 किलोमीटर ऑन अर्थ, तो इसका आरएफ निकालना है। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी जो कि होगा आरएफ की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था कि मैप की डिस्टेंस यानी कि 10 ऊपर रहेगा 10 सेंटीमीटर अपान 20 किलोमीटर नीचे, तो 20 इंटू 100 इंटू 1000। यहाँ से हमारी वैल्यू कट के आ जाएगी 1/2 लाख के आसपास। डी ऑप्शन हमारा जो है
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे यूज टू डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन। प्रॉपर्टी लाइन के लिए कौन सा सर्वे किया जाएगा? कैडेस्ट्रल सर्वे, जिसे पटवारी लोग करते हैं, जैसे जिसको मैंने बताया था, इसको पब्लिक लैंड सर्वे भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, चारों को डिस्कस करते हैं हम। सिटी सर्वे क्या होता है? शहर के बारे में जो सर्वेक्षण किया जाता है सिटी सर्वे कहलाता है। लैंड सर्वे क्या होता है? अर्थ, पृथ्वी के स्थलीय भाग का जो सर्वेक्षण किया जाता है वो लैंड सर्वे कहलाता है। पृथ्वी के टोपोग्राफी के बारे में जो सर्वेक्षण किया जाता है कि मतलब रिवर कहाँ पे है, या फिर कोई मैन मेड स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि हमारा रोड कहाँ पे है, रेलवे लाइन किधर से गई है, पृथ्वी की टोपोग्राफी कैसी है, वो कहलाता है हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्नियर दैट इज कैलिब्रेटेड इन डायरेक्शन अपोजिट। मतलब ये कैलिब्रेटेड का मतलब यही है कि इसकी रीडिंग जो है बता रहा है कि मतलब द वर्नियर दैट कैलिब्रेटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रही है 1 2 3 और वर्नियर स्केल की रीडिंग इस डायरेक्शन में बढ़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जैसा कि मैंने बताया था ये ऐसा किस केस में होता है? वो होता है हमारा रेट्रोग्रेड के केस में, जबकि डायरेक्ट वर्नियर के केस में ऐसा नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ज्योडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ एंगल डिग्री ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। कि ज्योडेटिक सर्वेइंग किया जा रहा है तो पूछ रहा है कि सम ऑफ एंगल जो भी होता है वो कितना लिया जाता है। तो ज्योडेटिक सर्वे के लिए मैंने बताया था कि अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाएगा, तो इसमें जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो ज्योडेटिक ट्रायंगल होगा, मतलब एक सिंपल ट्रायंगल ना होकर स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा। और स्फेरिकल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि जो भी एनी एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल, मतलब कोई भी एक एंगल जो है वो 180 से छोटा होगा, क्योंकि 180 का मतलब वो सिंपल लाइन हो जाएगी, छोटा रहेगा तो एक स्फेरिकल फॉर्म कर सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, द सम ऑफ द 3 एंगल इज लेस देन 6 राइट एंगल। 6 राइट एंगल का मतलब क्या होगा? 6 × 90, इसकी वैल्यू आएगी 540। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। इसमें स्फेरिकल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन एरिया ऑफ ए फील्ड इज 250 स्क्वायर सेंटीमीटर्स फ्रॉम ए श्रंक मैप हैविंग श्रंक फैक्टर ऑफ ए 0.9, श्रंक फैक्टर की वैल्यू 0.9 दे रखा है। पूछ रहा है कि कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया बताना हमें ऑन द फील्ड इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप। ओरिजिनल स्केल ये है और श्रंक फैक्टर ये है, जो भी हमारा एरिया उस पर दिखाया गया मैप पे ये है। तो ओरिजिनल एरिया पूछ रहा है, उसके लिए क्या किया जाएगा? ओरिजिनल कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया, हाँ, ऑन द फील्ड इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप, ओरिजिनल स्केल ये दे रखा है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? जो भी हमारा एरिया ऑफ द फील्ड फ्रॉम श्रिंकेज मैप, श्रिंकेज मैप के द्वारा हमारा जो भी एरिया है वो कितना है, यहाँ पे दे रखा है 250 स्क्वायर सेंटीमीटर, श्रिंकेज फैक्टर दे रखा है 0.9, तो ओरिजिनल स्केल दे रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। तो यहाँ से आर एफ की वैल्यू निकालेंगे, आर एफ की वैल्यू आएगी हमारी 1/50 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/50 100 के आसपास, यानी कि 5000 के आसपास आ जाएगी। तो आर एफ ऑफ श्रिंक स्केल के लिए क्या करना होगा? जो भी हमारा श्रिंक फैक्टर है 0.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो भी हमारा आर एफ अभी आया है, यानी कि 0.9 इंटू 1/5000, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी श्रंक स्केल की। अब करेक्टेड एरिया ऑन द फील्ड के लिए क्या किया जाएगा? जो भी हमारा मेजर्ड एरिया ऑन मैप है उसमें जो है ये हमारा जो आर एफ निकला है इससे भाग दिया जाएगा, यानी कि 250 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम भाग देंगे 0.9 इंटू 1/5000 का, तो हमारी वैल्यू आएगी 7007, मतलब 771450। कैलकुलेट करने के बाद हमारा ऑप्शन डी जो है आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन
ऑफ द मेन स्केल दैट इज इक्वल टू द 8 डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर। पूछ रहा है कि n की वैल्यू निकालना है। अगर हमारे दे रखे हैं लिस्ट काउंट की वैल्यू 0.2 mm, सॉरी, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल दैट इज इक्वल टू द 8 डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर। यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर, n की वैल्यू दे रखा है 8। 8 डिवीजन ऑफ वर्नियर एक्सटेंडेड वर्नियर इज इक्वल टू, एक्सटेंडेड वर्नियर के केस में मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारी वैल्यू होती है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल की, वो बराबर होती है 2n-1 के। यानी कि जो भी मेन स्केल का वर्नियर अगर निकालना है, अगर दे रखा है आपका एक्सटेंडेड वर्नियर का n की वैल्यू 8, तो यहाँ पे n की वैल्यू 8 रखी जाएगी। 2 8 16, 16 में से 1 घटेगी, वैल्यू आएगी हमारी 15। ऑप्शन सी सही है।